मैम थोड़ा सा एक बात बोलने में मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट होती कि आप उम्र में काफ़ी बड़े हैं मुझसे। आप अगर बुरा ना माने तो मैं पूछ लेता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रेम आया कभी जीवन में आपको? मगर हमारा दिन का प्रेम तो ऐसा प्रेम नहीं था ना आजकल। जैसे 1 सेकंड में ही बोल देता है ना आई लव यू। हमारा जमाना में तो 3 साल किसी का तो बोलना ही नहीं हुआ था, पूरा जिंदगी दिल में ही रख गया था, ऐसा होता है। हम लोग का जमाने में ये बोलना, ये एक्सप्रेस करना इतना इजी नहीं था। 3 साल बाद कभी बोला जाता है, मगर आजकल का प्रेम वो थोड़ा दूसरा था। तो मैम आपने बताया कि आपने LLB की, आपने जूलॉजी डिपार्टमेंट से आपकी ग्रेजुएशन हुआ, आप NCC में भी रह चुकी हैं, तो आप चाहती तो आप तो वो पुलिस में आर्ट्स में भी तो नौकरी कर सकते थे कभी, क्योंकि टीचर रह चुकी है, शिक्षा में बहुत काम आपने की है। तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ये मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है? नमस्कार, मैं हूँ GS डॉक्टर प्रहलाद दास। आज हमारे बीच बहुत ही स्पेशल व्यक्ति बैठी है हमारे पॉडकास्ट में। मैम का नाम डॉक्टर लीना सैकिया। मैम हमारे मंगलदेव कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर रह चुकी हैं, अभी रिटायर्ड हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुकी हैं। इनकी उपलब्धि बहुत है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, ऑथर हैं, सोशल वर्कर हैं, कह सकते हैं ये एक सेल्फ मेड वुमेन है। तो मैम की PhD, मैम की नौकरी करना कॉलेज में, मैम खुद ड्राइव करके पूरी जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाती है, तो बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए। तो आज मैम की पूरी जो है यात्रा की, जर्नी की बात करेंगे, मैम ही से सुनेंगे। तो मैं मैम के पास जाता हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को समय दिया। आपको भी धन्यवाद। मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ, फिर भी नहीं ऐसा नहीं मैम, आप बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव है ये। चैनल का नाम ही ऐसा है कि द सक्सेस स्टोरी पॉडकास्ट। तो सफलता की कहानी सफल व्यक्ति की जुबानी, ये हमारा है टैगलाइन। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति, जो लोग, जो संस्था सफल हुए हैं अपनी संघर्षों को करते हुए, आज एक शिखर पे बैठी है, तो वैसे व्यक्ति की या ऐसे संस्थान की हम लोग साक्षात्कार लेते हैं, हमारे पॉडकास्ट चैनल में बुलाते हैं, ताकि हमारे जो यूथ है, हमारे जो जनरेशन है, ये जनरेशन जो है इन लोगों के द्वारा कुछ सीख सके, कुछ सीख ले सके, मोटिवेट हो सके, अपने जीवन में उतार सके। तो उस कड़ी में, क्योंकि आप हमारे मंगलदोई की रहने वाली है और मेरी मैम है आप, ऊपर से मेरे स्टूडेंट भी आप है, क्योंकि मेरा जो है योग का क्लास, मेरा जो योग का क्लास है, मेरा जो वेलनेस सेंटर है, उसमें मैम योगा करती है, जाती है, तो उसी हिसाब से मैम मेरा जो है स्टूडेंट भी है, ये जोक से पार्ट। बट मैम आपकी जो उपलब्धि है, आज सारी बातें करेंगे। तो मैम आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताएं, कैसे ये शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, और आप रिटायर हो चुकी है, आप कैसा आपका जीवन चल रहा है अभी, पूरी बातें विस्तार से बताएं मैम। एक्चुअली मेरा प्राइमरी स्कूल पहले फैबाखत LP स्कूल में किया था। उस समय तो क ख ऐसा बोला गया था। हाँ, वो आसामीज मीडियम हुआ करता था। तो क पास करने के बाद मुझे ख के लिए पिताजी नहीं रखा, डायरेक्ट थर्ड ईयर, आई मीन प्रथम श्रेणी में, द्वितीय कक्षा नहीं करने दिया। पूरा प्रथम श्रेणी के लिए फिर नगर बालिका निम्न बुनियादी विद्यालय जो टाउन में है, उधर ले गई। हाँ, तो एक क्लास ऊपर लेकर, तो उधर से मैं ये स्कॉलरशिप मिला, जो प्राइमरी स्कूल में स्कॉलरशिप मिला था। उस टाइम तो ये अच्छा बात है कि रिकॉर्ड किया था हमारा बैच ने, 19 स्टूडेंट अपियर हुआ था, और उसके बीच में 16 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिला था प्राइमरी स्कूल का। 19 दिया था, 19 स्टूडेंट ने, 16 ने मिला था, 16
को। अच्छा। वो बात अभी तक रिकॉर्ड भंग नहीं हुआ। अच्छा। वो बहुत पुराना बात बोल रही हूँ। उसके बाद जो नज़दीक है हमारा, उस टाइम तो यही स्कूल था, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं था, नगर बालिका उच्च इंग्रजी विद्यालय। अभी तो वो उच्चतर हो गया ना, हायर सेकेंडरी हो गया। उधर से मैंने मैट्रिक पास किया। उस समय मैट्रिक पास करने के बाद कॉटन कॉलेज आ गई हायर सेकेंडरी पढ़ने के लिए। मगर स्कूल में हम लोग उसी टाइम हम लोग गाइड सीखा था, गाइड, स्काउट एंड गाइड। इसलिए गाइड सीखने से हम लोग को बहुत कुछ सीखना मिला था। हमारा मैडम था बीना भूया बैदो, और पूरा प्लेटून हम लोग को ऐसा कुछ इक्विप्ड कर दिया था कुछ समाज के लिए कुछ करने का। उसी समय क्लास 8, 9, 10 उसी समय हम लोग को पूरा मन में वो मोटिवेट तब से। उस टाइम के सर मैडम लोग बहुत ही आइडियल थे, बहुत ही अभी भी हैं, मगर हम लोग बहुत लाकी है। हमारा समय में तो हाँ, सर मैडम ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया था। और उसी स्कूल में मैंने 77 में GS भी बनी, तो जनरल सेक्रेटरी। तो उस समय इलेक्शन होते थे ये। हाँ, उस समय मुझे वो भी बात याद है। मैं तो पहले AGS बनने के लिए सोचा था, मैं ये मनोनयन पत्र देने के लिए। तो मेरा मैडम, एक मैडम है रेनू बेगम मैडम, अभी मैं वो बीमार पड़ी है, अभी गुवाहाटी में है। मैं 2 महीने पहले उसको भी साक्षात करके आई हूँ। वो मैडम ने मुझे बोला ऊपर देखो, आई मीन AGS क्यों, GS बनने के लिए सोचो, हमेशा ऊपर देखना चाहिए, हाई एम्बिशन करना चाहिए। वो बात मुझे अभी तक याद है। तो मैंने मैडम के वो बात सुनकर GS के लिए मनोनयन पत्र दिया और इलेक्शन हुआ, मैं GS बन गई। उसी समय थोड़ा सब कुछ सीखने के मिला। GS होने के लिए थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी भी आ गई। उसके बाद कॉटन कॉलेज में आ गया। तो कॉटन कॉलेज में आने के बाद उधर भी बहुत कुछ हम लोग ने सीखा था। हमारा हॉस्टल में सीनियर लोग ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया था। कॉलेज युग में पार्टिसिपेट किया था। उस समय मेरा अभी डॉक्टर सुनीता मजिंदर बोरा मैडम, उसने मुझे साथ के ऊपर मोनो एक्टिंग करने के लिए सिखाया था। वो करके मैंने बेस्ट मोनो एक्टिंग प्राइज मिला कॉटन कॉलेज में। हाँ, अच्छा, कॉटन कॉलेज में वही तो उस सब यादें, बहुत कुछ काम होता है वो सब काम। और हम लोग उस समय बहुत अभी जो फेमस है, कश्मीर शोकिया बोरुआ, वायलेट बोरुआ IGP, ये लोग हम लोग के साथ, हम एक हॉस्टल में थी CG2 में, कॉटन गर्ल्स हॉस्टल। अभी उस हॉस्टल को कनकलता बोरुआ छात्र निवास बोलती है। तो उधर से हम लोग कॉलेज वीक, इलेक्शन, ये सब बहुत कुछ सीखा। मगर बात यह है, नेक्स्ट ईयर 79 से तो ये आंदोलन शुरू हो गया, जो विदेशी बहिष्करण आंदोलन। ये कितने साल की बात है ये, जब आप हॉस्टल में? हाँ, 1 साल बाद ही शुरू हो गया, 79 में शुरू हो गया। हम लोग तो 78 में मैट्रिक पास करके गई थी। तो उसके बाद पूरा कारबार हम लोग पढ़ाई में थोड़ा ये हो गया। सभी हॉस्टल का सभी लोग ज़्यादा ही मैंने डिफरेंट जो होता है ना, अनशन, पिकेटिंग, स्ट्राइक, धरना, हंगर स्ट्राइक, सभी में हम लोग पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी। उस समय क्या हो गया था, हॉस्टल के स्टूडेंट लोग को ज़्यादा इसमें आना पड़ता था मीन्स लोकल लोग तो गार्जियन थोड़ा जब क्लास वगैरह नहीं होना शुरू किया, 1 साल बर्बाद होने का बात आ गया, तब थोड़ा अपने बच्चे को मना करना शुरू कर दिया। मगर हम लोग हॉस्टल में है तो हम लोग पूरा पड़ गया उसमें। तो आंदोलन ये सब करने के बाद मैं 1 साल तो ये हो गया ना। उसके बाद हमारा हॉस्टल में ये पढ़ने का थोड़ा एनवायरनमेंट कम हो गया। दुख की बात है, उस टाइम में हमारा हॉस्टल से 2 और CG1 हॉस्टल से 2 ऐसा फर्स्ट डिवीजन मिला। अच्छा। इतना सभी लोग फर्स्ट डिवीजन लेकर गई थी, मगर ऐसा एनवायरनमेंट खराब हो, हाँ, सभी का बहुत ही। तो हम लोग, मुझे तो लगा कि मुझे अभी एडमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए
दूसरा कॉलेज में मैं दरंग कॉलेज में आ गए, कॉटन कॉलेज को छोड़ दिया। दरंग कॉलेज मतलब हाँ, दरंग कॉलेज में जूलॉजी मैंने मेजर लिया। उस समय तो ऑनर्स बोला था, तो जूलॉजी ऑनर्स लेकर उस टाइम में भी फिर तो चलता ही रहा आंदोलन। तो उसमें मैं एक जिंदगी का एक बड़ा काम हुआ मेरा दरंग कॉलेज में, एनसीसी में ज्वाइन किया। मेरा डिपार्टमेंट का हेड था लेट बुटाराम सर। बुटाराम सर हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी था। वो बहुत ही पर्सनैलिटी, उसका पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छा था। वो मुझे और एक मेरी दोस्त को, गौरी सोइकिया उसकी नाम, वो भी जूलॉजी का, हम लोग को बोला कि एनसीसी ज्वाइन करना चाहती हो क्या। उस समय पता नहीं क्यों मुझे गाइड करने के बाद ये थोड़ा मन में ये सब अच्छा लगता था, इसलिए मैं राजी हो गया। और माता पिता भी मुझे बहुत एनकरेज करते थे, तो उसमें मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। अच्छा। और दरंग कॉलेज में मैं बीसी, उस समय ग्रेड 1 ग्रेड 2 बोलती थी एनसीसी। कॉटन में मतलब आप हाई सेकेंडरी का कंप्लीट की है कॉटन में, और ग्रेजुएशन हुआ नहीं अभी तक। अच्छा, नहीं, अच्छा। आ गई दरंग कॉलेज में। मतलब हाई सेकेंडरी फर्स्ट ईयर आप कॉटन में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया। हाई सेकेंडरी में सेकेंड ईयर पाया, और उसके बाद दरंग कॉलेज आ गया। मगर दरंग कॉलेज में मेरा एनसीसी हो गया, एनसीसी बीसी सर्टिफिकेट हो गया। जो विश्वनाथ शैली में एक कैंप भी किया था, अभी भी याद है, मैं बेस्ट कैडेट बनी थी उस कैंप में भी। जिंदगी का पहली कैंप मेरा था वो, तो बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला। उसके बाद मैं उसमें एग्ज़ाम नहीं दिया मैं दरंग कॉलेज में, तो ड्रॉप कर दिया, डिग्री एग्ज़ाम नहीं दिया, फिर कॉटन कॉलेज आ गई। अच्छा। तो मैं कॉटन कॉलेज से ही डिग्री भी मिला है। अच्छा अच्छा। तो पहली बार तो मुझे ये भी नहीं मिला, एमएससी में सीट भी नहीं मिला। तो मैं लॉ के लिए यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में लॉ के लिए एडमिट हुआ। तो लॉ पढ़ना शुरू किया, प्रिलिमिनरी पास किया। नेक्स्ट ईयर मुझे एमएससी में सीट मिला। अच्छा। एनसीसी कोटा के लिए, तो इसी कोटा है। तो मुझे ऐसा लगा एनसीसी ने मुझे बहुत कुछ दिया। अच्छा। उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैं एनसीसी किया, और लॉ कॉलेज जब पढ़ रही थी, लॉ यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में तब मैं फिर गर्ल्स कॉमन सेक्रेटरी बन गई। अच्छा। इलेक्शन में मेरा थोड़ा वो भी थोड़ा मन में था कुछ बनने का। उसी समय हमारा जीएस था, अभी वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है श्रीजुत अतुल बोरा। अच्छा। दादा वो हमारा जीएस था यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का। उसी समय हम लोग के हिंदी वॉलीबॉल कॉम्पिटिशन किया, ये सब में ऑर्गेनाइज किया। उसमें भी कुछ काम किया। और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का जो कॉलेज हुआ था ना, सभी में मैं ज्वाइन किया था। और बहुत आनंद की बात है, मैं डिबेट में दो तीन साल में डिबेट में बेस्ट डिबेटर बनी। तो मैं एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, रिसाइटेशन सभी में मुझे प्राइज मिला। मतलब जो भी करी, मतलब दिल से करी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो यूनिवर्सिटी नेक्स्ट साल में क्या हुआ, हॉस्टल वहीं रह गई, मैं लॉ हॉस्टल में ही रह गई, क्योंकि जो पीजी के लिए हॉस्टल मिला था। तो अभी वो मैडम देहांत हुआ, डॉक्टर नीरू हजरिका मैडम ने मुझे बोला कि वो हॉस्टल में तो तुम रहा 1 साल हो गया, अभी चेंज करने से फिर एडमिशन के लिए पैसा भरना पड़ेगा, और एक सीट थोड़ा ये होगा, वो तो खाली हो जाएगा, तो उसी में ही रहना तुम्हारे लिए ठीक होगा। सो इसे बोला, तो मैं पीजी हॉस्टल में नहीं आई। अच्छा। लॉ हॉस्टल में ही पढ़ा, क्योंकि उस टाइम तो 2 बजे से लॉ का क्लास हुआ था, और सुबह तो पीजी कर सकती थी। और इंडिपेंडेंट लॉ क्लास के लिए इतना ये नहीं हुआ था। इंटरमीडिएट मैंने दिया, मगर फाइनल देने के लिए टाइम नहीं मिला। पीजी के लिए ज़्यादा ये इंटरेस्ट करना में ज़्यादा प्रेशर देना पड़ा। हाँ, प्रैक्टिकल वगैरह बहुत कुछ। तो यूनिवर्सिटी में पास करने के बाद मैं जब घर आई और मंगोलिया कॉलेज में ज्वाइन किया, उसी समय मैंने लॉ का भी फाइनल दिया।
फाइनल पास किया, तो दोनों MSc LLB दोनों हो गया मेरा। अभी मतलब साथ साथ दोनों पढ़ाई को साथ में लेके चल रही। मैं लास्ट ईयर थोड़ा लॉ को थोड़ा रख दिया, PG में ज़्यादा इंटरेस्ट किया, क्योंकि प्रैक्टिकल का बात है तो लॉ करने से तो ये नहीं होगा ना, तो PG के लिए ज़्यादा ये किया इंटरेस्ट देकर। और लॉ PG पास करने के बाद कॉलेज ज्वाइन करने के बाद लॉ पास कर दिया फाइनल ईयर। फाइनल जो 3 होता है ना, प्रीली, इंटरमीडिएट और फाइनल। अभी कॉलेज में मैं ठीक ही हूँ, मगर जब कॉलेज में किया था तब तो सभी में पार्टिसिपेट किया था, आई मीन इंचार्ज होकर, टीचर्स इंचार्ज, जो स्टूडेंट यूनियन का जो सेक्रेटरी होते हैं, तो डिबेटिंग सेक्रेटरी का भी इंचार्ज हुआ, आर्ट्स एंड क्राफ्ट का भी हुआ, गर्ल्स कॉमन सेक्रेटरी का भी इंचार्ज हुआ। एक स्टूडेंट के साथ रहने का मज़ा ही कुछ और है। तो ऐसे भी मैं 2003 में NCC शुरू कर दिया। मैं नहीं किया, मगर मैं थोड़ा इसमें इनिशिएटिव लिया। तो मंगोल कॉलेज में पहले कोई गर्ल्स यूनिट नहीं था, गर्ल्स NCC, बॉयज़ का था बहुत साल पहले ही, तो गर्ल्स NCC शुरू कर दिया। हाँ, मैं पहली बार केयरटेकर ऑफिसर बोलता है पहली बार। तो ग्वालियर होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 3 महीने का ये करना पड़ेगा, तभी रैंक मिलता है, तब लेफ्टिनेंट बोलता है। वो कर लिया 2005 में आपने। हाँ, अच्छा। तो 3 महीना का वो किया। उसके बाद उसी समय मेरा पिताजी देहांत हुआ। मैं जब ट्रेनिंग में थी तभी पिताजी का। कौन सा साल की बात? 2005 का। 2005, अच्छा। मगर 2003 में ही शुरू किया था NCC कॉलेज में। मगर ट्रेनिंग जाने के लिए 2005 में मुझे ये मिला, चांस मिला। मगर उसी मेरा माँ ने मुझे फ़ोन में बताया नहीं पिताजी का ये स्ट्रोक हुआ है, ऐसा है, क्योंकि मैं 20 में तो 20 में मैं चलिए आऊँगी, तो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगा, पढ़ाई मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, वो दिक्कत ना आए इसलिए बताया। माँ ने बताया। तो आने के बाद पिताजी अच्छा हो गया था। फिर मैं आने के बाद मैं जब ट्रेनिंग ख़त्म हुआ था उसी दिन फिर पिताजी को ये स्ट्रोक हुआ। तो मैं जब मिला आकर तो पिताजी को मैं कोमा में ही मिला है। अच्छा। 2 दिन बाद पिताजी देहांत हुआ। तो मैम आपने जो है जूलॉजी का भी पढ़ाई किया, जूलॉजी आपने कंप्लीट की, साथ में जो है आपने LLB कंप्लीट की। तो LLB की जो पढ़ाई है वो जीवन में कभी काम आया? काम तो अभी काम नहीं आया अभी तक। मगर क्या सोच के आपने मुझे LLB शुरू किया? नहीं, पहली बार एक्चुअली मैं थोड़ा डिबेट करती हूँ ना, मेरा लॉ में इंटरेस्ट है। अच्छा। मगर मेरा पिताजी ये बोला था कि तुम इस काम के लिए ये नहीं, मैं थोड़ा इमोशनल ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो पिताजी के लिए बोला, पिताजी का मन में ये था, वो बोला है वकील होने से तो झूठ को सच बोलना पड़ेगा, सच को झूठ बोलना पड़ेगा, ये तो पैसा ही ये है, तो तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम पिताजी बोला था तुम्हारा जैसा कैरेक्टर है, ये पता। हाँ, तुम कभी झूठ को सच को झूठ नहीं बोल पाओगे, तुम मान लेकर ही हार जाओगे, पैसा भी नहीं आएगा तुम्हारा, और तुम लेक्चरर के लिए ही ये है, और इसमें फोकस कर। हाँ, तो इसलिए टीचर ही बनी मैं कॉलेज का। तो कॉलेज में जब NCC लिया तो कैडेट के लिए मैं थोड़ा मन लगा कर उनको मोटिवेट किया। पहली बार तो मोहल्ले में इतना ऐसा नहीं था कि कैडेट लोग NCC लेने के लिए इतना ये होगा, उत्सुक होगा, और गार्जियन लोग को भी ज़्यादा पता नहीं था। अभी तो बात दूसरा है, अभी तो टेस्ट देता है एडमिशन लेने के लिए, इतना 52 स्ट्रेंथ है मगर आती है 100 इसे, मगर एकदम शुरू में बहुत ही कम आई थी, सभी को मोटिवेट करना पड़ता था, और बाद में हाँ मोटिवेट करना, और बाद में ऐसा हुआ उनके साथ ट्रेनिंग जो
कैंप वगैरह में जाना पड़ता था, तो मुझे भी कैडेट जैसा लग रही थी। आई मीन कैडेट के साथ मैं भी कैडेट जैसा बन गई थी। वो जिंदगी थोड़ा दूसरी तरफ है। कैंप में 10 दिन का कैंप होता रहता था। तो कैडेट लोग भी बहुत, मंगोलिया कॉलेज का गर्ल्स कैडेट भी बहुत नाम कमाया। और एनसीसी सर्टिफिकेट मेरा पूरा लास्ट 20 ईयर्स में 104 कैडेट ने एनसीसी सर्टिफिकेट मिला है। अरे वाह, ये सोचकर भी बहुत अच्छा लगता है। और सभी कैडेट कुछ ना कुछ बन रही हैं। तो आपके घर में कौन कौन थे मैम? आपके पिताजी? मेरा माता पिता और भाई बहन। भाई तो नुमलीगढ़ रिफाइनरी में काम करता है। बहन हमारे यहाँ रिफाइनरी जो है उसमें आपके भाई काम किस पोस्ट पे है? अभी डीजीएम है। और बहन भी मेरा नजदीक है उसका। आपकी बहन एक ही है? हाँ, एक ही है। भाई भी एक ही है? तो आप लोग 3 भाई बहन थे। मगर मेरा बड़ा भाई था, वो क्लास 9 में स्नेक बाइटिंग में ध्यान हुआ था। वो 79 में ही। 4 भाई बहन आप लोग? हाँ थे। अच्छा, 2 भाई 2 बहन थे। 79 का ही बात है वो। तो आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी तो ये होता था, क्या बोलता है, सेल टैक्स में बड़ा बाबू था। तो पढ़े लिखे शुरू से ही घर में थे? हाँ, उसमें उसी में हमारे घर में वो ऐसा है। पिताजी बहुत पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड। वो तो पूरा मैगजीन, देश, नवकल्लोल और जितना बिहू पूजा का सभी मैगजीन, बहुत किताबें, पेपर्स। घर में एक पढ़ाई का माहौल था। पिताजी खुद पढ़ते थे बहुत सारे किताबें। और मेरा माँ भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मगर हर दिन पेपर पढ़ती थी। उसका पढ़ने का मन था। और हमको रात, कभी हम लोग रात पढ़ रही थी तो वो ऊल गुथ कर कुछ काम करके हाँ जागते रहते थे। वो जागते रहते थे। वो अभी भी वो सीनरी मुझे याद आती है। वो सीन माँ जैसे नजदीक शहर में बैठकर तो जिस तरह से आपकी माँ ने आपको ख्याल रखा, आप भी आपकी जो बेटी है उसके लिए उतना ही ख्याल रखिए। हाँ, कोशिश तो करती हूँ रखने के लिए। अभी तो बहुत बड़ी हो गई है वो पीएचडी कर रही है। अभी पीएचडी कर रही है और नौकरी भी करती है एक मंगोलिया में, नौकरी भी, नीति आयोग में। अच्छा मैम, आपकी पीएचडी के बारे में कुछ बताइए। पीएचडी मैंने एरी पोलो, जो एरी साधन है ना, एरी पोलो फिलोसफी में रिसीनी साइंटिफिक नेम, वो एरी सिल्कवर्म के बारे में किया था। उसको दूसरा आई मीन सप्लीमेंट देकर सेकेंडरी लीफ का एक्सट्रैक्ट, ये मेरा टॉपिक था। अच्छा। तो डॉक्टर कोरोबी दत्त बाइदो मेरा गाइड थी यूनिवर्सिटी का। अच्छा। जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। वो 2019 में मिला था मुझे। 2009 में मिला था पीएचडी। 2009। माँ को मालूम हो गया। आपको नौकरी पिताजी, हाँ पिताजी देखा नहीं आपकी पीएचडी के हाँ, मगर पिताजी ने मेरे पीएचडी के लिए बहुत कुछ किया। क्योंकि मैंने घर में ही वो पोलू ना, एरी सिल्कवर्म मैं घर में ही रियरिंग किया था। यूनिवर्सिटी में रियरिंग, जो रियरिंग के लिए जो एरापात, जो कैस्टर लीफ जरूरत होता है ना, तो कहाँ से मॉर्निंग सुबह धुन कर मेरा पिताजी लाते थे। बहुत कुछ मेरे लिए बहुत कुछ किया था। तो आपके पिताजी जब थे तभी आपका पीएचडी का शुरू हो चुका? मगर पिताजी कंप्लीट होना देखा नहीं हो पाया था। माँ को मालूम हो गया। माँ उस साल ही माँ देहांत हुआ था 2009 में। अच्छा, आपका पीएचडी खत्म होने के बाद? हाँ, पीएचडी डिक्लेयर हुआ। माँ को पता चला। आपकी शादी कब हुआ? तो शादी 1995 में। 1995 में। अच्छा, तो शादी के बाद आपका पीएचडी किया? नौकरी तो पहले ही किया 91 में। अच्छा। तो हमारे जो सर थे वो क्या करते थे, उनके बारे में थोड़ा बताएं। वो स्कूल में करते थे। अच्छा। अभी मैं डाइवोर्सी हूँ ना, उसके बारे में बात बोलना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, कोई बात नहीं ना। तो आपने मैम थोड़ा सा एक बात बोलने में मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट होती कि आप उम्र में काफ़ी बड़े हैं मुझसे। आप अगर बुरा ना माने तो मैं पूछ लेता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रेम आया कभी जीवन में आपका? हाँ, वो तो स्वाभाविक है ना। अच्छा, तो
जो हमारे, मगर हमारा दिन का प्रेम तो ऐसा प्रेम नहीं था ना आजकल। जैसे 1 सेकंड में ही बोल देता है ना आई लव यू। हमारा जमाना में तो 3 साल किसी का तो बोलना ही नहीं हुआ था, पूरा जिंदगी दिल में ही रख गया था, ऐसा होता है। हम लोग का जमाने में ये बोलना, ये एक्सप्रेस करना इतना इजी नहीं था। 3 साल बाद कभी बोला जाता है, मगर आजकल का प्रेम वो थोड़ा दूसरा था ना। आजकल क्या नहीं, इसको प्रेम आजकल में जो होता है वो प्रेम शायद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रेम तो ये था, कोई अच्छा गाना गाते थे उसके लिए प्रेम आता था, कोई अच्छा डिबेट करते थे उसके लिए प्रेम, कोई लीडर था एक्चुअली उसका क्वालिटी देखकर ही मन में प्रेम जगता था। ऐसा कुछ आजकल जैसे सेंस करने वाला बात इतना नहीं था। तो आपके हिसाब से मैम प्रेम की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? मैं क्या बोलूँ, अभी मैं तो इसमें बात बोलने के लिए लायक नहीं हूँ ऐसा लगता है मुझे, मगर मैं सोचती हूँ प्रेम अंदर से होता है ना, वो एक इंस्पिरेशन होता है। मुझे प्रेम दिखाने के लिए नहीं, वो प्रेम के आधार में कुछ आगे चल सकता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। प्रेम को थोड़ा मैं स्वर्गीय ऐसा मैं रखती हूँ, इतना सहज। हाँ ना, ये दिल का बात है ना, दिल में रखकर भी प्रेम कर सकता है। किसी को प्रेम करने से ही मिलन होगा ये कोई बात नहीं है। हाँ, दिल में प्रेम रखकर भी उसको एनकरेज, वो ऐसा है, इतना अच्छा है, इसके लिए हम लोग ये है तो हम भी ऐसा बनो, ऐसा भी हो सकता है मेरे हिसाब से। मगर मेरा बात तो थोड़ा ये है ना, दूसरा है ना। एक चीज़ है, मुझे लगता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में ये बहुत ज़्यादा घाव करने की चीज़ है। आजकल बड़े बड़े शहरों में ये होता है और भारत में बहुत काफ़ी फैल चुके हैं ये लिविंग रिलेशनशिप। ये सही है या गलत है? नहीं, हमारा जमाने के सभी लोग तो गलत है ही बोलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जमाने में भी जो बहुत मेरी उम्र के जो लोग हैं उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनको ठीक तरह से नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हमारे संस्कृति नहीं है, भारत की संस्कृति नहीं है। तो ये तो गलत ही है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से भी तो शायद। हाँ, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है ये बात, ठीक है। मगर आज के ज़माने के लिए उनको नया जनरेशन को बोलना थोड़ा ये लगता है, उनका बात उनको ज़्यादा ये मालूम होता है, शायद ऐसा है, शायद पता नहीं। मगर हमारे लिए तो अच्छा नहीं है। अगर हम ये हमारे भारतीय संस्कृति में किस तरह से प्रभाव फैलाता है मैम? जो हमारे भारतीय संस्कृति है, ये शादी के बाद लड़का लड़की देखते भी नहीं थे। आप लोगों की जब दिन थे उस जमाने में भी, और उसके पहले भी ऐसे थे कि माँ बाप ही शादी तय करते थे, माँ बाप ही नहीं, वो बात नहीं, थोड़ा तो जानना तो ये है, जरूरी है। नहीं जानकर अचानक शादी होना, माँ बाप बोला हो गया, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि थोड़ा ये तो क्या प्रिंसिपल है, क्या मतलब है, ये तो जानना जरूरी है। हाँ, किसी को नहीं जानकर पूरा जिंदगी एक साथ रहना तो इतना तो पूरी तरह से ठीक नहीं है, इजी नहीं है, वो ठीक भी नहीं है। मगर लिविंग टुगेदर ठीक नहीं लगा मुझे। शादी होना चाहिए, शादी होकर कोई समाज में कोई स्वीकृति मिलने के बाद एक साथ रहना ठीक रहता है। जी। नहीं तो ऐसे होगा तो पूरा समाज में बेविचार हो जाएगा, बेविचार आ जाएगा। बिल्कुल। आपने मैम, आप ऑथर हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं, तो आप किताबें कितनी लिखी है मैम? और मुझे ये सामने दिख रहा है मुझे, बहुत सारा किताबें हैं। बच्चे के लिए लिखा 19 बुक्स, बच्चों के लिए। हाँ, 17 और दो मेरा अपना एनसीसी का जो लाइफ। दर्शकों को दिखा देता हूँ, ये काफी सारा किताबें हैं, ये बहुत सारा किताबें हैं इसमें। ये सारा जो है ये सब हमारे मैम ने लिखी है। ये सारा ये मैंने लिखा नहीं, ये मैंने एडिटिंग किया। एक्चुअली कॉलेज में जब टीचर्स यूनिट का मैं
ये था सेक्रेटरी, टीचर्स यूनियन का लेडी सेक्रेटरी में ही पहली बार हुई थी। अच्छा, लेडी सेक्रेटरी पहली बार आप? तो उस समय मैंने एक बात सोचा कि कॉलेज, हमारा कॉलेज इतना पुराना कॉलेज है, एक भी बुक पब्लिश नहीं हुआ यूनिट से, यूनिट के तरफ से। तो मैंने पूरा टीचर 34 टीचर्स को बोला, सभी को रिक्वेस्ट किया, सभी ने आर्टिकल दिया और ये बुक निकाला, प्रबंध सौरभ। ये अच्छा लगता है कि इसमें ISBN मिला दिया। तो वो सभी प्रोफेसर को इसके लिए API में जो प्रमोशन के जरूरत होता है ना आजकल, जो API के लिए नंबर मिला, मार्क्स मिला इस बुक में पब्लिश होने के लिए। अच्छा। उन लोगों का आर्टिकल। एक्चुअली इससे ही मेरा बुक लिखना, इससे हुआ बुक लिखने का, बुक पब्लिश होने का। इसे मैं आर्टिकल लिखा था और स्कूल कॉलेज में भी मैं ऐसा स्टोरी ये सब लिखा था, मगर बुक एज ए बुक I started to publish from this book। अच्छा, इसका और ये भी आपने लिखा काफी सारा। हाँ, ये पूरा मेरा जूलॉजी, मेरा सब्जेक्ट का। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन के समय में थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया ना। हाँ, मुझे 2 बार हुआ कोविड, तो घर में कोविड हुआ था? हाँ, 2 बार हुआ था। अच्छा। तो घर में बैठे बैठे मैं क्या सोचूं, कुछ लिखने का मन आ गया, सोचा ये टाइम यूटिलाइज करो, पूरा बुक लिखना ही शुरू कर दिया। ये टेक्स्ट बुक 9 लिखा मैंने, असमिस मीडियम में स्किल का भी लिखा। अच्छा। स्किल रेशम का, और ये हनी एपीकल्चर का। अच्छा, और बाकी मेरा फिजियोलॉजी स्पेशल पेपर है। अच्छा। इसलिए मैंने स्पेशल पेपर फिजियोलॉजी का असमिस मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये सब मेजर पास कोर्स सभी का सिलेबस बेस्ड बुक लिखना शुरू कर दिया। और इसमें हेल्प किया मुझे अशोक पब्लिकेशन गुवाहाटी का, उसके साथ हुआ। एक तो मेरा ये भी हुआ कोयलानी पब्लिकेशन, वो जो सेंट्रल का है, उससे भी एक बुक पब्लिश हुआ। अच्छा। बहुत अच्छा लगा। बाकी ये सब मेरा ये चिल्ड्रन के लिए लिखा मैंने बुक, जो मेरा, हाँ, चिल्ड्रन के लिए। और सिर्फ 2 मैंने ये जितना मेरा दूसरा आर्टिकल कहीं पब्लिश हुआ था वो इकट्ठा करके ये एक लिखा। अच्छा। और NCC के बारे में, NCC जर्नी के ये लिखा, कैडेटर पूरा मेजर एक यात्रा, ये पूरा NCC लाइफ है, जर्नी। अच्छा। NCC का जर्नी, मैं कैडेट थी, उसके बाद कैसे मेजर बनी, ये लिखा। तो मतलब ये 19 बायोग्राफी हो सकती है। हाँ, ये पूरा बायोग्राफी है। आपकी बारे में, आपकी जीवन की जानकारी कुछ चाहिए NCC रिलेटेड, सिर्फ NCC रिलेटेड पूरी जीवन की बायोग्राफी आपने लिखी कुछ? हाँ, थोड़ा लिखना शुरू किया, लिख रही है अभी। अच्छा, पूरी आपकी जीवन की यात्रा उसमें? थोड़ा। अच्छा। अभी और मैं एक काम किया, ये जो दरंग जिला साहित्य सभा, उसका मैंने कुही जो बच्चे के लिए एक 3 ब्रांच होता है ना, यंग के लिए रामधेनु, लेडी के लिए आकाश, और बच्चे के लिए कुही। वो कुही का मैं ये था कोऑर्डिनेटर। अच्छा। उसी टाइम लास्ट तो मैं 2 कुही जो मैगजीन, 2 मैगजीन मैंने एडिटिंग किया, पूरा बच्चे से आर्टिकल लेकर, और जो लिखा है, जो लोग बच्चे के लिए लिखते हैं उनको भी उनके पास जाकर कलेक्ट करके ये 2 मैगजीन भी निकाला, बहुत अच्छा पब्लिश किया। ये भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ किया मैंने, कोऑर्डिनेटर होकर, ऐसा लगा। अच्छा मैम, कुछ ऐसा काम है जो आपने अभी तक की नहीं और आपके मन में रह गया कि मुझे अभी करना था, कर नहीं पाया, ऐसा? ऐसा तो होता ही है ना, सभी का मन में होता है ना। कोई तो ऐसा नहीं सोच सकता है कि मैं सब कुछ कर लिया जिंदगी में। हाँ, वो क्या कुछ लोगों का जो है वो विषय अलग अभी भी कुछ करने का मन है। बिल्कुल है। हाँ, और कुछ लिखने का मन है, बहुत कम ही लिखा है ना, आगे और लिखने की। अभी ये बच्चों के लिए लिखा, अभी थोड़ा ऐसा नॉवेल जैसा कुछ लिखने का मन है। अच्छा,
जैसे जिंदगी में जितना एक्सपीरियंस मिला है ना, मैं सोच रही हूँ कॉटन हॉस्टल में जो जैसे हासी जीतू, उसका भी उनके बेस करके भी एक उपन्यास लिख सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ मंगोलिया कॉलेज के बारे में भी एक उपन्यास लिख सकता हूँ। बहुत कुछ स्कोप है लिखने के लिए, मगर मेरा कैपेबिलिटी है या नहीं पता नहीं। बिल्कुल है मैम, आपकी कैपेबिलिटी लिखने का बहुत सुने हैं आपके बारे में। जो जब हम आपसे बातचीत मुलाकात तब हुई जब मेरे आप योग क्लास में आप आई, उसके पहले भी आपके बारे में काफ़ी कुछ हम लोग सुन के रखे थे, सुना था। तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपसे। आपकी जो यात्रा है, आपकी जो सफलता है, ये कम नहीं है। एक उस समय में एक लेडी के लिए इतना करना बहुत आम बात नहीं था। तो आपके पिताजी की सपोर्ट थी, इसलिए आपने इतना कर पाई। और पिताजी, माताजी और भैया, मेरा बहन, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं अकेले पड़ गई थी ना उस समय। थोड़ा डाइवोर्स के बाद तो इतना कुछ PhD NCC में थोड़ा ज़्यादा ही ये हो गई थी, ज़्यादा काम करने का मन हो गया था। मैं ऐसा ही बोलना चाहती हूँ कि जब ज़्यादा काम करूँगी तब तो मेंटली बहुत पीस ही होता है, क्योंकि दुख मिलने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, दुख के लिए सोचने के लिए भी टाइम नहीं होता था। ऐसा होता था। सभी लोग मुझे पूछता है तुम एलोन, तभी तो मेरी बेटी को भी हॉस्टल में पढ़ाया था DPS नुमलीगढ़ में। अकेले पड़ गई, एक पिताजी देहांत हुआ, माता जी भी देहांत हुआ, तो मैं कैसे बिताते हो, कैसे अकेले रहते हो? मुझे लगता ही नहीं अकेले हूँ। मैं इतना काम में बिजी रहती हूँ, लिखने में। हाँ, NCC कैडेट के लिए सब मुझे अच्छा लगा। NCC के लिए भी मुझे ये मिला, DG NCC का कमेंडेशन मिला, प्लेग मिला, RDC जाने का मौका मिला, रिपब्लिक डे कैंप दिल्ली में। तो और हर साल एक ना एक कैंप करती हूँ कैडेट के साथ, लोकल कैंप। बाहर भी किया था, तो बिजी ही रहती हूँ। बाहर कहाँ किया था? बाहर एक भरतपुर में किया था, राजस्थान का। एक बाहर मीन्स नागालैंड में कोहिमा में किया था, और अगरतला किया था, और दिल्ली में तो वो किया ही RDC रिपब्लिक डे कैंप। और ट्रेनिंग ही ग्वालियर होती है, ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप एकेडमी, उसमें 3 बार गई मैंने, इसलिए मेजर रैंक मिला। पहली बार लेफ्टिनेंट, इसके बाद कैप्टन, उधर ही 3 बार। तो इसके लिए मतलब इसके लिए आपके नाम के आगे वो मेजर भी आता है? ये NCC के लिए। और अच्छा लगता है कि ट्रेनिंग में भी मैंने, लोग बोलते हैं इतना एज में आप कैसे ट्रेनिंग करती है, हमारा एज में बहुत कम जाती हैं। तो एक बार तो मैं एक ट्रेनिंग में मैं फायरिंग में बेस्ट हुआ। अच्छा। पूरा 100 डिफरेंट कॉलेज स्कूल से जाती है मेरी जैसा प्रोफेसर और टीचर, तो उसके बीच में मैंने। तो मैम आपने बताया कि आपने LLB की, आपने जूलॉजी डिपार्टमेंट से आपकी ग्रेजुएशन हुआ, आप NCC में भी रह चुकी हैं। तो आप चाहती तो आप तो वो पुलिस में, आर्मी में, इसमें भी तो नौकरी कर सकते थे। कभी खाया उस समय ये सब हमको पता ही नहीं था। हाँ, नहीं पता भी नहीं था। NCC सर्टिफिकेट होने से क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, इतना अवेयरनेस नहीं था ना, अवेयरनेस नहीं था। मगर ये भी बहुत कुछ है। अभी मेरा कैडेट लोग होता है ना, BSF में गई है 3-4, पुलिस में है 4-5, CRPF में भी हैं। कुछ नाम लेना चाहेंगे आप जो स्टूडेंट रह चुके हैं? हाँ, 2 ये PhD भी मिला है। अच्छा। दर्शना गोस्वामी, नीलाक्षी शर्मा। अच्छा। और पुलिस में अभी मोनिशा दास, और नाम अभी दिहान एक आसाम में ही है। हाँ, और ये तो अभी तो बाहर है BSF में। अच्छा। मोनालिसा। अच्छा। और नाम फटाफट आया नहीं, याद नहीं। हाँ, BSF में 3 गई है इस साल। अच्छा। और CRPF में अभी नाम याद है। मैं एक बुक भी निकाला है उनके लिए। अच्छा। सभी NCC कैडेट का पूरा जितना NCC वो इसमें रह गया। अच्छा। उसमें रह गया सर, छोटा एक बुक, सभी का नाम और कितना किस साल में वो NCC मिला, ऐसा लिस्ट भी बनाया था। हाँ,
एक बुकलेट निकाला जिस दिन मेरा रिटायरमेंट हुआ था 31 मार्च को, उस दिन वो आपका रिटायरमेंट 31 मार्च 2023 में अभी हुआ, बस दो साल हुआ। एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आज, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य जो है वो ज़्यादातर फोकस नौजवानों पे है। आजकल जो है नौजवान सब कुछ जल्दी चाहता है, हर सब कुछ सक्सेस भी चाहता है, पढ़ाई भी जल्दी हो जाए, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहता है। धैर्य नहीं है, पैशन नहीं है, कुछ जो है आपको अपने हिसाब से कुछ नहीं मिलता है तो सुसाइड कर लेता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, और क्या किस तरह से देखती हैं आप? एक्चुअली थोड़ा एनवायरनमेंट ही ऐसा हुआ है ना आजकल हम लोग का बीच में ना, ये जो होना चाहिए, कोई कुछ प्रॉब्लम फेस किया तो बोलने के लिए कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। सुनने के लिए, हाँ, सुनने के लिए कोई नहीं है। ऐसा थोड़ा गैप हो गया है, टीचर गैप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। ये गैप्स के लिए थोड़ा ही है। हम लोग को ऐसा हुआ है कि हम किसी के लिए सोचते नहीं, अपने अपने ही अंदर ही खुदते रहते हो, अपने ही दुख, सभी का दुख, अपने दुख ही बहुत दुख, ऐसा सोचती हूँ। बाहर देखता नहीं, हाँ मैं सबसे ज़्यादा है ऐसा सोच लेती हूँ। मेरा प्रॉब्लम ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, और हम लोग दूसरे के लिए सोचते कम हूँ, अपने के लिए सोचते हूँ ज़्यादा। तो थोड़ा ये होता है ना। पहले तो कैसा था, नेबर लोग, मेरा पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट था, तो मेरा भैया का साथी लोग जब दोपहर को आता है कोई, तो पूछता है खुला है क्या, घर में अंकल है तो नहीं आएगा, ऐसा। तो आने के बाद उसको भी पूछता है तुम कैसा कर रहा है, पढ़ाई क्या कर। मगर आजकल तो दूसरों के बच्चों के लिए कोई नहीं पूछता है, सोचता ही नहीं। हाँ, और ऐसा कोई कहीं देख लिया तो बोलेगा क्यों अभी क्यों बाहर हो, अभी पढ़ना चाहिए, घर जाओ। आजकल तो वो अपना पिताजी ही इतना बच्चों को डांटते नहीं, तो दूसरा डांटने से तो क्या होगा ऐसा। उस जमाने में वो था। इस आजकल ऐसा भी है ना, आप दूसरों की बच्चों को आप अगर डांटेंगे, कुछ बोलेंगे, तो वो जो दूसरे की जो माँ बाप है वो बोल देते हैं मेरे बच्चों का आप डांटने की कोई अधिकार नहीं है। ऐसा वही, तो ये बहुत बेरागर कर देते हैं। सोसाइटी में बहुत ये आ गया है। पहले जैसे एकता था, बॉन्डिंग ये सब अभी कम है, इसलिए थोड़ा न्यूक्लियस बन गया है ना सभी का, एक अपने में सीमित है लोग बस। हाँ, तो इसलिए थोड़ा डिप्रेशन भी ज़्यादा है, मगर और ज़्यादा कंपटीशन आ गया है अभी। ये ज़्यादा लोग वस्तुवादी बन गया है ना, मेटेरियलिस्ट हो गया। पहले तो इतना बड़ा ऑफिसर होने से भी इतना लाभ बिला में नहीं रहता था। हम लोग तो सभी क्लास में सभी लोग एक जैसा था, सभी पता ही नहीं चलता था कि ये बहुत बड़ा आदमी का बेटी है। ऐसा हमारा साथी हम लोग अभी भी याद है, तब ये डिस्ट्रिक्ट नहीं था, मंगलदोई सब डिवीजन था ना। तो उस हमारा एक फ्रेंड था जो मंगलदोई महकुमा अधिपति था, तो दक्षा शर्मा, उसके घर में हम बांग्लो में दोपहर को जाकर तमाशा किया था। ऐसा वो भी हमारा घर आती थी रात को, पिताजी रख कर आती थी उसको। ये इतना मिलजुल था, इतना कोई मतलब बड़े ओहदे के लोग, छोटे ओहदे के लोग, ये सब बहुत ज्यादा उसमें ये नहीं था कि छोटे लोगों के साथ मिलना जुलना कम करो, इस तरह का बॉन्ड मतलब दिक्कतें नहीं हुआ करता था शायद। अच्छा, और इतना कंपटीशन भी नहीं था। हाँ, अच्छा 70% मिला, बहुत अच्छा है। अभी तो 99.9 एकदम, इसके लिए ज्यादा ये हुआ है। यही बात मैं आपको पूछना चाहता था मैम। आजकल पेरेंट्स और स्टूडेंट सबका फोकस, ये इवन टीचर भी, सबका यही फोकस रहता है आपके परसेंटेज कितना मिला, तो सीखने को क्या मिला ये नहीं पूछते। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहती है आप, क्या किस तरह से देखते हैं कि ये ठीक है, ये अपने जीवन में कुछ सीखना भी तो जरूरी है, क्या सिर्फ परसेंटेज ही वो काफी होता है?
एक्चुअली क्या बोलो, अभी वो टीचर लोग भी थोड़ा आजकल का टीचर में दोष नहीं दे रही हूँ, मगर उस जमाने का टीचर और आज का टीचर भी बहुत डिफरेंट अलग हो गया है। उस जमाने का टीचर लोग जैसे ये खुशता था ना, तुम कोई स्कूल में नहीं आता था उसका घर में जाकर भी पूछता था आज क्यों स्कूल नहीं, ये सप्ताह तुम स्कूल में क्यों नहीं गया, उसका पिताजी को बोलता था कुछ ऐसा ऐसा थोड़ा ये था। आजकल तो वो बात नहीं है, पूरा डिस्कॉलेजिएट कर देगा या कुछ कर देगा, फाइन भरेगा, मगर इसका होता है क्या, उसका दिल में कोई चाह कर कुछ नहीं पूछता है ना। आजकल का टीचर और स्टूडेंट का मन में ये जो आत्मीयता वो नहीं है, जो आदान प्रदान वो नहीं है, पूरा प्रोफेशनल हो गया, प्रोफेशनल। आप कोर्स खत्म करने का बस आप आपके काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। जो पहले जो हम लोग जब पढ़ाई करते थे, अब भी एलपी स्कूल से लेकर के मेरा पढ़ाई जहाँ तक मैंने की है, जहाँ हमारे जो शिक्षक मैम जिनको भी हम लोग देखते हैं, अगर पहले तो साइकिल चलाया करते थे तो देखते थे तो साइकिल से उतरते थे हम लोग और उनसे बात करके फिर निकल जाते थे। आजकल बाइक चलाते थे, बाइक चलाता हूँ तो जब भी चला के जाता हूँ, मिल सामने आते हैं तो गाड़ी रोकते हैं हम लोग, बातचीत करते फिर निकलते हैं। अभी कार भी चला रहा हूँ तो फिर भी जब भी जहाँ भी देखते हैं हम लोग, तो जो भी है मतलब एलपी स्कूल का टीचर है या एमई स्कूल का है या हाई स्कूल का है, सभी के साथ मेरा अभी बॉन्डिंग अभी भी बना हुआ है। कभी भी रास्ते में मिलते हैं तो बातचीत करके फिर हम निकलते हैं, उनकी खबर लेते हैं। तो आजकल बहुत सारा ऐसा भी बच्चे को देखने को मिलता है कि वो सर तो हाँ वो पहले सर थे, आज कुछ नहीं है, बस बातचीत भी नहीं करते, सम्मान तो दूर की बात है। तो ये भी मुझे लगता है ये ठीक नहीं है और इसके लिए भी थोड़ा हमारे पेरेंट्स को जो है और टीचर को भी इसके लिए थोड़ा सा चिंतित होने की आवश्यकता है मुझे लगता है, और घर में एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये तो है बहुत ज़्यादा। अच्छा मैम, एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ, आप लोग अब भी स्कूल से पढ़ी है, हम लोग भी स्कूल से पढ़े हैं। इससे पहले गुरुकुल हुआ करता था, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव, या इससे पहले जो हमारे राजा महाराजा की जो जमाना था, उस दौर में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था हुआ करता था। और आजकल हम लोग मैकॉले की जो पढ़ाई की व्यवस्था है उस व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, तो कौन सा बेटर या थे? नहीं, अभी तो बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा ना, वो फिर भी आपकी जमाने से ना उसी समय तो वही अच्छा था गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। मगर अभी तो ये पॉसिबल नहीं है ना करने का, अभी हो नहीं सकता। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मैम, कुछ जगह में अभी भी है गुरुकुल व्यवस्था, और गुरुकुल में भी अभी शिक्षा चल रहा है और भारत सरकार भी इसमें ध्यान दे रहे हैं। अभी गुरुकुल भारतीय शिक्षा बोर्ड भी बन रहा है, या आई थिंक बन चुके हैं। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें आएगा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में। तो क्या लगता है आपको, हमारी जो अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है और पहले का शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि पहले की शिक्षा व्यवस्था जो थे वो सिर्फ प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस था, आजकल थ्योरिकल में ज़्यादा फोकस्ड है। तो दोनों को कंपेयर हो जाए तो आपके हिसाब से कौन सा पैरामीटर ऊपर है? नहीं, ये बात बोलना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उस समय में, उस व्यवस्था में, उस सिचुएशन में वो ठीक था ना। अभी तो पूरा यही चेंज हो गया है ना एनवायरनमेंट, अभी पूरा टेक्निकल ये आ गया है पूरा। अभी तो वो करने जाने से तो ये होगा ना, बैलेंस करना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी भी उसका कुछ लेकर बैलेंस कर सकता है, हो सकता हाँ, तो थोड़ा जो नैतिक शिक्षा होता है ना, ये तो बहुत कम हो गया ना अभी। बस यही सुनना, यही कहना चाहता हूँ मैम। हम लोग सुनते हैं पढ़ाई में, सभी लोग जानते हैं कि घूस लेना बुरी बात है, पर घूस चलता है, आज भी चलता है। ऑफिस में कुछ जगहों में, सभी नहीं, जगह में होता ही, पर ये नैतिकता तो नहीं है। आजकल कहीं वो लिखना पड़ता है कि यह थूकना मना है, यह पेशाब करना मना है, पर पढ़ाई करके इतना भी ज्ञान नहीं हुआ है कि यह थूकना ठीक नहीं है, यह पेशाब करना ठीक नहीं है। तो कहाँ आ गए हैं हम लोग ट्रैफिक सिग्नल नहीं मानते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग जानते हुए भी मानते नहीं है। तो ये शिक्षा का प्रभाव तो ही है मैम।
वही क्या बोलो, हमारा भारत में तो पहले तो भारत देश तो ऐसा ही था ना, जो नैतिक शिक्षा। अभी बाहर का दूसरा जगह में इतना ये आ गया है, हमारा शिक्षा हमारा नैतिकता दूसरों ने ले लिया है, और हम लोग पश्चिमिया ये जो वेस्टर्न कल्चर को हम लोग ले लिया है। अभी हर फेस्टिवल में, हर ये में ये सब ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो रहा है। ज़्यादा ये लोग तो ज़्यादा जो श्रद्धा का काम है उसको छोड़कर दूसरा में ही मौज मस्ती करना शुरू कर दिया है ना। जो भी हो उत्सव फेस्टिवल जो भी हो, इसलिए। मगर जापान चाइना इसमें मैंने देखा है ये वो लोगों तो ये सब मानता है। वो लोग पूरा बास में बास में जाने के लिए भी वो लोग क्यों में रहते हैं, रोड में देखती हूँ बास के लिए भी क्यों करते हैं, इतना डिसिप्लिन है। और तो बास में जो पैसा कंडक्टर ही नहीं रहता है, पैसा अपने आप देता है, अपने आप डालता है। वही तो वो लोग तो शिक्षा होते हुए भी वो शिक्षा का प्रभाव हाँ लिया है। मगर हम लोग शिक्षा एक दिशा में गई है, और हमारा जो स्वभाव चरित्र जो अलग दिशा में गई है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ मैम, जैसे पढ़ाई में आजकल जो है हम लोग बाल क्या कहते हैं उसको, बच्चों को काम में अलाउ नहीं करते, काम नहीं करना चाहिए, चाइल्ड लेबर बिल्कुल। हाँ, तो जापान में, चाइना में ऐसा संस्कृति है या ऐसा व्यवस्था बना दिया गया है, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्टल में, घर में, हर जगह अपने जो बच्चा है अपना काम खुद करते हैं। कपड़े धोने से लेकर के, बर्तन धोने से लेकर के, अपनी बिस्तर ठीक करने से लेकर के सब कुछ। और जो स्किल है वो मतलब छोटी उम्र से उसको सिखा दिया जाता है। वो ये ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। और एक बच्चा जब पहले से एक चीज़ नहीं करता है, सिर्फ उनको पढ़ाई में ही रखेंगे, पढ़ाई करते 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 तो मैट्रिक किया, हाई सेकेंडरी किया, ग्रेजुएशन किया, एमए किया, उसके बाद नौकरी अगर नहीं लग गया तो वो काम करने के लिए नौकरी अगर उनको नहीं लगा तो बाद में एक समय ऐसा आता है कि घर के पेरेंट्स, माँ बाप बोल देते हैं कि बेटा आप अपना रास्ता देखो, आप कुछ कमाने लगो। क्योंकि वो पहले कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं आता है उनको, तो उनके लिए बहुत मुसीबत का पहाड़ आ जाता है, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो ये व्यवस्था नहीं आना चाहिए मैम हमारी पढ़ाई में या हमारी व्यवस्था नहीं, अभी एकदम ही नहीं है। तो इसलिए अभी स्किल के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। हाँ, अच्छा बात है, क्योंकि देखते अभी जो भी काम करना, इजी काम भी हम करने के लिए किसी को बुलाना पड़ता है। लाइट नहीं जला क्या, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ छोटा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसके लिए भी इलेक्ट्रिशियन को बोलना पड़ता है। छोटी छोटी काम भी कोई करना नहीं चाहते हैं, मगर करना आता ही नहीं, हम वो सीखे ही नहीं वो लोग उससे। तो मैम आप क्योंकि टीचर रह चुकी है, शिक्षा में बहुत काम आपने की है, तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ये मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है? वो तो है ही। अभी तो शुरू किया है शायद बहुत कुछ स्किल के लिए। अभी स्कूल में भी डांस, म्यूजिक ये सब सब्जेक्ट दिया है ना, ये अच्छा बात है, अच्छी बात है। और सभी को तो पढ़ाई में ही, सिर्फ पढ़ाई में ही इंटरेस्ट नहीं है, सभी का टैलेंट होता है, और टैलेंट को विकास करने के लिए हाँ दूसरा टैलेंट अभी तो अच्छा हो गया है। इतना गेम्स में अच्छा क्या है हमारा मंगोलिया जिनके मनी कलिता बहुत अच्छा किया है। मनी कलिता योगा में दृष्णा, वो दृष्णा का मैंने इंटरव्यू किए हैं मैंने। तो एक आपको अगर मतलब एक सिचुएशन दिया जाए, बस ऐसे ही हम लोग माइंड में रख के ये बात कर रहे हैं, अगर आपको वोटिंग करने के लिए कहा जाए कि आपको कौन सी व्यवस्था फिर से लाना है या फिर से उसको खड़ा करना है, जैसे मैकॉले सिस्टम की पढ़ाई की व्यवस्था और गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, अगर सरकार आपको ये सवाल पूछता है या फिर 10 लोग या 100 लोग आप लोगों को बिठाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप इन दोनों में से किन को वोट देना चाहोगी या वोट देना चाहोगी? इसमें मैं थोड़ा ये हूँ, मैं हर समय में कोई एक के साथ ये
इसमें नहीं आना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ सभी का अच्छा लेकर कुछ बैलेंस क्योंकि वो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था और आपकी आज की शिक्षा व्यवस्था दोनों को मिलाकर के जो बेहतर बनता है, हाँ ऐसा बैलेंस सिस्टम निकालना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग पूरा ये भी नहीं हो सकता हूँ, पूरा ये भी नहीं हो सकता, थोड़ा ऐसा सोचना चाहिए जिससे हम लोग का जो नैतिक शिक्षा ना कहते हैं, हाँ स्टूडेंट को वो भी मिलना चाहिए। नहीं तो आज माता पिता के लिए ना वृद्धाश्रम खोलना पड़ता है। ये तो भारतीय शिक्षा, भारतीय परंपरा का पूरा इंसल्ट है देखने के लिए, सोचने के लिए। जी। अपना माता पिता जिसने बड़ा किया उसको वृद्धावस्था में नहीं देखकर एक जगह में रख देना, ये तो सोचने के लिए। मगर ऐसा हो कभी कभी ऐसा हो ही गया है, ऐसे सभी लोग इतना बिजी रहते हैं देखने के लिए, यही नहीं है। मगर इसके बीच में भी तो निकलना पड़ेगा ना टाइम, वो तो एक्सक्यूज नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। विडंबना की बात है मैम, क्योंकि मैं अभी पिता बन चुका हूँ, तो मुझे वो ना फीलिंग्स आते हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स तो पहले से माँ बाप की प्रति है ही है, और आज ना ज़्यादा ये सोचने लगता हूँ मैं। जैसे ये सब बातें पहले हमको पता नहीं हुआ करता था। जो अभी बच्ची सोती है ना, सोने के बाद रात को जब सोती है 2-3 बार वो शुरू कर देती है, पेशाब कर देती है, तो उसको रात भर उठाना पड़ता है, उसको उठा के पोंछ के फिर से उनको सुलाना पड़ता है, डायपर चेंज करना पड़ता है, कभी पॉटी कर देता है, उसको पोंछना पड़ता है। ये माता पिता दोनों करते हैं। तो इतना प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, आगे क्या होगा, बच्चे मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा वो अलग बात है, पर ये निस्वार्थ प्रेम इतना हो जाता है। कभी बाहर जाते हैं हम लोग तो घर आने की जल्दी होती है कि जल्दी से जल्दी घर आओ, बच्चों को देखना है, बच्चे को देखना है, ऐसा भाव होता है। तो हमारे लाइफ में भी बहुत सारा व्यस्तता है, फिर भी हम लोग बच्चों के लिए समय निकालते हैं। तो हमारे माता पिताजी भी वैसे ही किए होंगे। अगर हम इस अवस्था में, मेरे माताजी पिताजी वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनको हमें अब हमारी ज़रूरत है भी। जिस तरह से छोटे अवस्था में हमको ख्याल रखा, अभी हमारे दायित्व बनता है कि उनको हम लोग इस तरह से ख्याल रखें। पर बहुत सारी जो है लोग आजकल ये हो रहा है कि वृद्धाश्रम में भेज देते, उनका ख्याल नहीं रखते। तो ये कितना सही है मैम? तो सही तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। कुछ छोटा छोटा सवाल है आपसे। आप काफ़ी सारी किताब लिखी है और बिल्कुल बहुत सारी राइटर की किताब पढ़ भी चुकी है आप। तो फेवरेट 5 किताब की अगर बात करें तो कौन सा होगा, बताना पसंद करेंगे आप? अभी मैं सभी का तो नाम याद नहीं है। मैं मोर एटा सपन आछे, वो बहुत अच्छा लगा, जो रुबुल माउत का जिंदगी का। तो और एक है ये जो मीनाल कलिता का क्या था, ये बकुल फूलों डोरे, वो भी पढ़ा। और अभी मैंने लीना शर्मा का पढ़ा एटा सपनर शेषत, ये नॉवेल पढ़ा। और एक मैंने पढ़ना शुरू किया लाचित बरफुकन, एक बुक। ऐसा कुछ बुक फेयर से लाई हूँ ना, पूरा शुरू कर दिया। हाँ, पूरा पढ़ना। 5 फेवरेट राइटर आपका कौन कौन है? राइटर तो ये तो मैं बोला है ना, मीनाल गुप्ता का राइटिंग से अच्छा लगता है मुझे। और उसका 2-3 पढ़ा। और ये अनुराधा शर्मा पुजारी का अच्छा लगता है। हुमायूं बरगोहाई का तो अच्छा ही लगता है, बहुत कुछ पढ़ा। और ये रीता चौधरी का भी अच्छा लगता है। अभी मैंने मणिकुंतला भट्टाचार्य का एक पढ़ा, मणिकुंतला भट्टाचार्य कथारे मनर कथारे या कथारे एक बुक पढ़ा, वो भी बहुत अच्छा लगा है। मैं शुरू किया मणिकुंतला भट्टाचार्य, मुझसे उम्र में छोटी है, फिर भी उसका बुक पढ़ने का हाँ अच्छा लगता है। ये तो बाकी अभी मैं डेल कार्नेगी का जो जितना ये है ना ट्रांसलेशन, आसामीज में ट्रांसलेट करता है, पूरा पढ़ती हूँ। डेल कार्नेगी का बुक देखने से ले लेती हूँ। हाँ, ये जिंदगी का इतना सारी बातें बोलती हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं। जिंदगी के सभी स्टेप में उसका किताब पढ़ने से थोड़ा इनकरेज मिलता है।
अच्छा, आप मूवी देखती है मैम? हाँ, मूवी देखती हूँ। अगर मैं 5 मूवी की बात करूँ, कौन सी मूवी होंगी वो? नाम याद नहीं रहती है ना। वो उस दिन देखा एक ऑफिसर देखा। ऑफिसर एक बार, ये काल परसों देखा ऑफिसर। हिंदी मूवी या? ऑफिसर ये था शायद, साउथ इंडियन नीचे में इंग्लिश में लिख देती है ना। अच्छा। हाँ, ऐसा देखती हूँ कभी कभी, इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा देखती हूँ। पहले तो देखती थी हॉल में जाकर। पहले का जो मूवी की बात करें तो कौन सी? तो देखी थी हमारा जमाने में, पूरा मूवी तो पूरा देखती थी। मूवी की शौकीन थी? हाँ, पूरा देखती। तो फेवरेट हीरो कौन था आपका उस समय? तो बीजू फुकन थे। अच्छा, हमारे असम इंडस्ट्री का। अच्छा, ये क्या नाम, बीजू फुकन, निपुण गोस्वामी। आपका काफी मतलब थोड़े दिन पहले उनका देहांत हुआ। अच्छा। तो ज्यादा इंटरेस्ट? विष्णु खारघरिया, सभी असम इंडस्ट्री के सभी थे। हाँ। हिंदी इंडस्ट्री का अगर कोई? हिंदी इंडस्ट्री का भी अशोक कुमार को अच्छा लगता था, अमिताभ बच्चन, सभी को ही अच्छा लगता है। हाँ, उस समय तो ज्यादा ये नहीं था ना, फेवरेट मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, सब हॉल में ही। हाँ, सिनेमा। फ्राइडे को ये सेंस करता था। मंगलवार में तो ये फ्राइडे को अनाउंसमेंट देती थी और लिफलेट पूरा एक ऑटो में, अभी इस वीक में क्या होगा, क्या आने वाला है, वो ऐसा था। आपका फेवरेट एक्ट्रेस तो है ही। जैसे फेवरेट बोलने से क्या सभी का मुख याद आती है ना। किनको बोलूं, किनका नाम ना बोलूं? सभी को। नीना गुप्ता मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आपकी पढ़ाई के दौरान या आपकी अभी भी कोई भी आपकी मतलब जो दिल की बात उनसे कर सकते हैं, ऐसे 5 दोस्त के बारे में अगर बात करना चाहते या कुछ उनके लिए कहना चाहते या उनको धन्यवाद करना चाहते, तो 5 व्यक्ति ऐसे कौन होंगे? इसे बोलने से तो जो एनकरेज करते हैं ना, एक मंगल में ही है प्रतिभा स्वीकार, वो मुझे बहुत एनकरेज करती है। स्कूल से ही मिला है, मगर कॉलेज तो मैं चली गई कॉटन कॉलेज में। वो एनकरेज करते हैं, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, ऐसा करो ऐसा। मैं जब बोलती हूँ मैं किसी काम का नहीं हूँ, ऐसा कुछ बोलती हूँ तो वो मुझे एकदम डांटती है। ऐसा तुम कर सकती हो, तुमको छोटी उम्र से ही मुझे पता है, ऐसा। इंदिरा चौधरी, मतलब आपके हुनर के बारे में उनको पता है। इंदिरा चौधरी जहाज है, वो भी दोस्त लोग ऐसे ही बोलते हैं, मुझे एनकरेज करती हैं। मेरे स्टूडेंट लोग भी मुझे बोलते हैं मैडम आप बहुत कुछ किया है, ऐसा और कर सकते हो, आपको मैडम मिला, बहुत ये गौरव होती है। ऐसे आती है मन में, जब सभी का तो मन में कभी कभी ये उदासी आती है ना। बिल्कुल। तब तो उन दोस्तों के बारे में सोचने से ओ ये हो जाता है, नहीं इतना भी ये नहीं हो। और ज़्यादा मेरा बहन हर समय तुम कुछ कर सकती हो, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो, बहन भी बहुत बोलती है। हाँ, मेरा भैया भी बोलते हैं। भैया आपके भाई आपके छोटे ही या बड़े? हाँ, छोटे हैं। आपके छोटे हैं? मतलब मैं ही घर में बड़ी थी। अच्छा। मेरा माता पिता भी बहुत ये थे। मेरा पिताजी ये बोलता था कि तुम दूसरों को ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर सकते हो, ऐसा। मैं थोड़ा लोभी में नहीं रहती हूँ, जो मुंह से ही बोल देते हो, सामने बोल देते हो, इसलिए थोड़ा अनपॉपुलर भी हूँ कभी कभी। तो मेरा पिताजी बोलते हैं कि तुम अपने हाथ से लिख सकती हो ना, तो ये अपनी बात है, तो वही काम चलाते रहो। ज़्यादा दूसरों के लिए प्यार खींचने लेने का चक्कर में मत जाओ, अपना काम करते रहो। मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल, कोई बुरा बात बोलेगा तो मेरा उस रात नींद नहीं आता, ऐसा होता हूँ। कोई कॉलीग, कोई दोस्त ऐसा कुछ करने से वो सोचता नहीं, वो बोल दिया, वो इतना सोचकर बोला ही नहीं था, मगर मेरा अंदर वही खिंचता रहता है। बहुत मैंने इमोशनल में बहुत मैं वीक हूँ थोड़ा। तो आप मगर दिल में थोड़ा स्ट्रेंथ है, कि इमोशन थोड़ा ये है।
क्योंकि आप घर में बड़ी थी और आपके भाई आपकी बहन छोटी थी, तो उन लोगों का शादी की जिम्मेदारी भी आप में शादी का जिम्मेदारी नहीं लिया, माता पिता तब था ना। अच्छा मगर उनका पढ़ाई में ये मैं एनकरेज किया था, उसको थोड़ा ये क्या था वो बात है। मगर शादी के तब तो हम लोग नजदीक ही शादी हुआ है ना। मेरा 2 साल बाद बहन का हुआ, 7 साल बाद भैया का हुआ। 2 साल बाद 7 साल बाद भैया का हुआ। आपका पसंदीदा खाना कौन सा है मैम? क्या खाना पसंद है? मैं तो पूरा ये वेजिटेरियन अच्छा लगता है ना। मेरे जैसे दूध और बनाना और भात वही अच्छा लगता है मुझे। ट्रेडिशनल खाना। अच्छा, आपका हॉबी क्या है मैम? हॉबी मेरा ये गार्डनिंग हॉबी है। पूरा फूल आने के समय देखा है ना। मैं सुबह हाथ से ही करती हूँ। हाँ, पूरा गार्डनिंग। दिन भर लिखा पढ़ाई में और ये सब गार्डनिंग अच्छा लगता है। हाँ, ये सब करती रहती है। ऐसे पहले तो स्टिचिंग ये सब भी किया था ना हम लोग। जब दूसरा ये नहीं था ना मोबाइल वगैरह, हम लोग पूरा स्टिचिंग किया था, पूरा घर का सजाना ये सब किया था, एम्ब्रॉयडरी ये सब किया था। बहुत अच्छा लगा मैम, आपने हमें बहुत समय दिया। आखिर में आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में बस एक सवाल नहीं, बस युवा पीढ़ी को संदेश क्या देना चाहती है? आपकी मुंह से कुछ संदेश दे दीजिए बस। संदेश क्या दूं? सभी का एक्चुअली सभी के लिए मेरा आशीर्वाद है, अपना अपना काम कर जाना चाहिए। ऐसे दूसरों को दुख ना देकर अपना अपना काम करने से, सभी अपना अपना काम करने से अल्टीमेटली पूरा समाज का भलाई होता है। मुझे लगता है अपना ड्यूटी कर जाने से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें इतना समय दिया और बहुत व्यस्तपूर्ण जीवन है आपका, फिर भी अपने समय आपको भी धन्यवाद, मुझे इसके लिए काबिल समझा। बिल्कुल, और हमारे दर्शकों को एक अनुरोध है, आप लोग ये चैनल नया है, आप लोग देखते रहिए, प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखने के बाद फिर से अगर देखने का मौका मिले, इस तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर अवश्य करिए और अगला वीडियो किनका देखना चाहते हो उनके लिए कमेंट भी ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।